हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिकॉर्ड एन ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट ऑफ 1.98 लाख करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। आप इवन कि अगर आरबीआई का डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। ये बेसिकली पिछले 4 साल से हमारे जो पीएसबीज हैं ना, वो प्रॉफिटेबल हैं और इस बार तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 3.21 लाख करोड़ रुपीस का एंड नेट प्रॉफिट आपका 1.98 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। और पिछले साल से अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो 11.1% का इंक्रीज देखा गया है। और टॉप तो देखो पीएसबीज में हम जानते ही हैं, एसबीआई सबसे ज़्यादा उनका टोटल प्रॉफिट में शेयर है। हम लोगों ने एसबीआई की भी रिपोर्ट की थी ना पिछली क्लास में। टोटल जो बिजनेस रहा है सारे जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं मिला के, वो 283.3 लाख करोड़ रुपीस का किया गया है। लोन्स प्लस डिपॉजिट दोनों मिला के 12.8% की इंक्रीज उसमें देखी गई है। देन डिपॉजिट्स जो हैं वो 156.3 लाख करोड़ रुपीस के रहे हैं। एंड देखो क्या है, अभी भी ना आप या हम ही देख लो, जो नई जनरेशन भी है, हमारा भी ना ट्रस्ट कहीं ना कहीं, कहते हैं ना सरकारी बैंक नहीं डूबते, वहीं पे हम पैसा रखेंगे, तो उसी वजह से डिपॉजिट इतने हाई हैं। देन लेंडिंग भी आपकी 15.7% का इंक्रीज दिखा है, 127 लाख करोड़ रुपीस की हुई है। देन फाइनली डबल डिजिट ग्रोथ आपके ऑलमोस्ट सारे जो पीएसबीज हैं 12 हैं उनमें आपके डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बल्कि ये फिगर सारी याद रखोगे ना, पेपर में कोट करोगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। चलिए, इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था हमें पता है ना, एनपीए हो गए थे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, तो फिर ये कैसे ठीक हुआ। देखो, आपके ना जो बैंक्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर ना फोकस करना शुरू किया। बेटर एसेट क्वालिटी, मतलब ऐसे लोन्स जो एनपीए ना हो, है ना, स्ट्रॉन्गर लेंडिंग एंड हायर इनकम। सबसे पहले ना उन्होंने अपने बैड लोन सारे क्लीन किए, मतलब जो भी एनपीएस थे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम भी जानते हैं, एक डिकेड पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी आके। अब क्या है, अब आपकी सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बहुत सॉल्यूशन हुआ है केसेस का। आपके एनसीलैट में इतना कंपनी के, क्योंकि देखो उन्हीं के बड़े बड़े लोन्स होते थे, उसमें इतना हुआ है। आपका देखिए लोन्स, बैड लोन्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग कंपनीज बनाई गई है। हम लोग करते हैं ना स्टडी एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनीज। बेसिकली क्या है, इस वजह से आपका जो बैंक्स है उनकी बुक से एनपीए कम हुआ है। ग्रॉस एनपीए आपका 1.93% रह गया है पीएसबीज का, और नेट तो सिर्फ 0.39, क्या है, मिनिस्क्यूल है 0.39 बिल्कुल। इसके साथ साथ देखिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो ना बेसिकली वो होता है कि आपका जितने भी लोन्स आप बांटते हो ना, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको ना प्रोविजन रखना होता है कि कल को ये ख़राब हो गया तो, जैसे हमने लाइफ में इंश्योरेंस कि कल हो सकता है कोई चीज़ हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली सेफ्टी कुशन होता है। ये भी आपका ओवर 90% है। अगर पीएसबीज की अगर बात करें तो कल को अगर कुछ भी होता है तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं फ्यूचर रिस्क के लिए। इसके साथ साथ आपकी जो स्लिपेज रेशियो है, मतलब कि कोई लोन एनपीए बन सकता है, स्लिप हो सकता है, वो भी ड्रॉप हो चुकी है 0.7% पे। और देखिए, जो आपका एनपीए है उसमें रिकवरीज भी बहुत अच्छी देखी गई है। और तो आपकी जो टोटल रिकवरीज रही हैं, इंक्लूडिंग मनी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, मतलब कि जो बैंकों ने ना ख़त्म कर दी थी अपने बुक से कि ये तो पैसा वापस ही नहीं आना, उसकी भी रिकवरी हो रही है अब। वो भी 86,971 करोड़ रुपीज़ की रही है, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्चेस भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल ऑफ USD 1.5 बिलियन विद अ सॉवरेन गारंटी ऑफ USD 1.4 बिलियन, या फिर हम रुपीज़ में बात करें तो 12,980 करोड़ रुपीज़ की, टू फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूस मैरिटाइम इंश्योरेंस कवरेजेस इन द बैकग्राउंड ऑफ करंट मिडल ईस्टर्न सिचुएशन। देखो, अब तो जो पेपर लिखोगे ना, ठीक है, आपका जुलाई में जैसे मेंस हो जाएगा, मिडल ईस्ट सिचुएशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना करंटली, हर मतलब कहीं पे भी रीसेंट कुछ पूछे ना, इस चीज़ को डालना ही डालना, मतलब उसको ना कहीं अपने पॉइंट्स में लेकर आना। चलिए, जो पूल है ना, बेसिकली जो भी इंडिया के शिप ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए सेफ्टी नेट की तरह बनाया गया है। क्योंकि देखो क्या है, ग्लोबल अभी तक ना इंडिया में कोई ग्लोबल इंश्योरेंस कवरेज था नहीं शिप्स के लिए, तो वो क्या होता था, वो फॉरेन वाले
इंश्योरेंस से लेते थे, और उनमें क्या है, अब वो इंश्योरेंस कहने लग गए हैं हम मिडल ईस्ट और रेड सी वाले रीजन के लिए नहीं देंगे तो प्रीमियम बहुत हाई होगा, वो हाई होगा तो देखो जो चीज़ें आ रही हैं कंट्री में इम्पोर्ट होके वो महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, ये होती है ना पूरी आपकी जो ट्रेल जाती है। तो इसलिए ना सरकार ने कहा ठीक है जी हम निकालते हैं अपना पूल। तो उन्होंने एक $1.5 बिलियन का पूल आपका पूरा निकाला है, और इसमें क्या है, सॉवरेन गारंटी का पार्ट भी रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग रहेगी, हम दे रहे हैं गारंटी, सॉवरेन का मतलब ये होता है। तो $1.4 बिलियन की गारंटी सरकार ने इस पूल में दी है। सो पूल को मैनेज करेगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या देख लेते हैं, क्यों ये लॉन्च हुआ है। बेसिकली देखिए इसमें आपके जो भी इंडियन वेसल्स हैं, जो भी आपके बेसिकली आपके मिडल ईस्ट और रेड सी रीजन में आपके जाते हैं, उनको हल एंड मशीनरी एंड वॉर रिस्क इंश्योरेंस कवर मिलेगा। चाहे इंटरनेशनल इंश्योरेंस कह रहे हैं हम नहीं देते, लेकिन इंडिया कह रहा है हम अपने मैरीटाइम पूल से आपको देंगे। इससे क्या है, आपका फॉरेन इंश्योरेंस मार्केट्स पर भी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी और इंडिया का देखो बेटर होगा सब कुछ। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके फ्रेट कॉस्ट भी कम होंगे, क्योंकि देखो फॉरेन इंश्योरर्स तो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे आपका चार्जिंग थोड़ी कम रहेगी, और इससे क्या है इंडिया का जो एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड है वो भी बचा रहेगा। देन आपका ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत तो है ही, इससे क्या है पैसा आपका कंट्री में रह जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन बेस 2024। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो इसी साल आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस पहले 2012 होता था, अब 2024 कर दिया गया है। एक आपके जीडीपी का बेस, एक सीपीआई का बेस बदला है, याद रखना। और इसे कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका अगर अप्रैल मंथ की बात करें 2026 की, तो 3.48%। इससे पहले याद है पिछले साल के एंड के महीनों में आपका डिफ्लेशन भी हुआ है, अब धीरे धीरे 1-2% धीरे धीरे बढ़ के ये 3.48 में आ गया है। और अभी हमें पता है कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है, आपका मिडल ईस्टर्न क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। चलिए जो आपका इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो टारगेट में ही, हमें पता है कि आरबीआई का क्या टारगेट है, आपका 4% का रहता है विद विंडो ऑफ ±2%। चलिए और देख लेते हैं। और देखो अब ये प्रोविजनल नंबर्स होते हैं, नेक्स्ट मंथ जब आपके नेक्स्ट मंथ के निकलते हैं तब आपका आरबीआई आपके एक्चुअल नंबर्स देता है। चलिए सीपीआई जनरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में 3.48% था, और यही अगर हम रूरल और अर्बन की बात करें, रूरल में 3.74 रहा है, अर्बन में 3.16 रहा है। देन रूरल में देखो हायर रहने के चांसेस आपके क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फूड ज़्यादा आपका पार्ट रहता है, और फूड ही हमें पता है कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। CFPI यानी कि फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें वो ज़्यादा रहा है 4.20% का, रूरल में 4.26%, अर्बन में 4.10%। और इंडेक्स वैल्यू देखो, इंडेक्स वैल्यू ना 100 होती है आपकी बेस ईयर की, और उससे हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स वैल्यू 105.12 है, रूरल की 105.28 है, अर्बन की 104.92 है। और ना देखो बेसिकली परसेंटेजेस याद रख लेना, इंडेक्स वैल्यू इतना नहीं पूछते, परसेंटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्फ्लेशन के मेजर ड्राइवर्स कौन हैं, तो अभी तो देखिए आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए, अभी स्पीच भी आई है हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो देखो क्योंकि इंपोर्ट में जो जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो इंपोर्ट महंगा हो रहा है, उन्हीं से इन्फ्लेशन हो रही है। तो आपकी सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम की ज्वेलरी महंगी हुई है, कोकोनट कोपरा ये बड़ा अलग सा देखो आइटम है, एंड टमाटो एंड कॉलीफ्लावर, तो इनमें सबसे ज़्यादा देखा गया। और भी आपके ना वेजिटेबल्स में एक्चुअली काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर्स का जो सारा सामान था हमने किया था ना मिडल ईस्ट से आता है, वो महंगा हो गया, इस सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, तो इस वजह से आपकी इन्फ्लेशन आई है। स्टेट वाइज भी देख लेते हैं एनालिसिस। तो आपकी ओवर 50 लाख जो पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उसमें तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आई है 5.81 की, फिर उसके बाद पुडुचेरी एंड देन तमिलनाडु। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्वार्टरली बुलेटिन इन्होंने निकाला है जनवरी टू मार्च 2026। देखो मंथली तो हम करते ही हैं, अभी क्वार्टरली है उनका बुलेटिन। तो इसमें आपके हाइलाइट्स क्या रहे हैं रिपोर्ट के, कि जो आपके नंबर ऑफ पीपल हैं विदाउट जॉब्स, जो सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि अर्बन में आपका ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रूरल, क्योंकि रूरल में क्या होता है फार्म्स होते ही हैं, सीजन में लोग एम्प्लॉयड होते ही हैं। देन रूरल ग्रोथ, तो आपकी जो विलेजेस हैं उसमें आपके रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली सीजनल की बजाय वो लोग जो हर महीने हर दिन काम पे रहेंगे उनमें बढ़ावा देखी गई है, बहुत अच्छी ये भी खबर है।
देन सेक्टर बूस्ट, सो एम्प्लॉयमेंट आपका रूरल सेकेंडरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रूरल एरियाज़ में भी बढ़ रहा है और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। चलिए आपके हम नंबर्स भी देख लेते हैं। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि वो पॉपुलेशन जो आपकी 15 साल और उससे ऊपर उम्र की है, जो काम ढूंढ रही है, और वो कितनी है, वो है आपकी टोटल 55.5%। इसमें रूरल आपका 58.2% है, अर्बन आपका 50.2% है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, यानी कि अब जो ऊपर वाले नंबर था उसमें से एक्चुअली में कितने लोगों को काम मिला हुआ है, तो वो आपका 52.8% है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6.6% का है अर्बन एरियाज़ में, तो ये अभी भी काफ़ी हाई है। सरकार को इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मतलब समझ रहे हो कि कितनी पॉपुलेशन अभी भी अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखो ये आपका ना बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेट सेटलमेंट्स की ना मीटिंग हुई थी बेजल, स्विट्ज़रलैंड में। अभी उसी में आपके ये दोनों थे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक्स हैं आपके। सो इन्होंने साइन किया फिर एमओयू, वहाँ पर ये मिले। तो डॉक्टर संजय मल्होत्रा जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, और क्रिस्टीन लगार्ड जी जो प्रेसिडेंट है ईसीबी की, उन्होंने मिलकर ये एमओयू साइन किया। सो एमओयू क्या है, देखो एक अपडेट है। ऑलरेडी ना 2015 से एक एमओयू दिन दोनों के बीच में चल रहा है। सो उसमें क्या है, अब इन्होंने 10 साल, उसको 10 साल हो गए, तो उन्होंने कहा देखो ऑब्वियसली टाइम बदल रहा है तो हम उसको और बेटर करते हैं। सो उन्होंने देखा है, फ्रेमवर्क साइन किया है कि जैसे ग्लोबली आपका, देखो एक भी चीज़ होती है ना, मिडिल ईस्ट में होता है, फाइनेंशियल लैंडस्केप भी बदलेगा, सब कुछ बदलता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं आते हैं, तो उसके वेक में उन्होंने ये साइन किया है। फोकस एरियाज उन्होंने क्या क्या रखे हैं, पॉलिसी डायलॉग, सो हाई लेवल डिस्कशंस होगी दोनों आपके इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। देखो आजकल तो ना इन्फॉर्मेशन डेटा इतना ज़रूरी हो चुका है कि एक दूसरे के ना उससे हमें सीखना चाहिए, तो वो भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। टेक्निकल कॉपरेट करेंगी बैंकिंग, जैसे कि पेमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन पर। और इसके साथ साथ आपके सेंट्रल बैंकिंग पे के भी स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस किया जाएगा दैट इम्पैक्ट बोथ इंडियन एंड यूरोजोन इकोनॉमीज। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टीम्ड अप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक टू लॉन्च अ स्पेशल ऑन द गो रुपे कार्ड। और ये इन्होंने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनिशिएटिव है सरकार का, जो कहता है कि एक ही कार्ड से ना सारे काम हो जाए मेरे, मैं आपकी ट्रेन्स में भी ट्रैवल कर लूँ, बसेस में भी कर लूँ, सारे जितने ट्रांजिट सिस्टम है उनमें भी ट्रैवल कर लूँ, और ये मेरा दुकानों पर भी चल जाए। तो एक ना ये बनाना चाहते हैं कार्ड, और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ है। सो वन नेशन वन कार्ड गवर्नमेंट की विजन है, जो सिंगल कार्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल योर ट्रैवल नीड्स, मेट्रो बसेस किसी के लिए भी, उसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका कार्ड करंटली डीएमआरसी और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने निकाला है, और देखो नाम से ही पता चल रहा है ये दो काम करेगा। और क्या करेगा, एक तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, तो यानी एक बैंक के भी जैसा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का भी सारा काम करेगा। और दूसरा डीएमआरसी है, तो ये प्रीपेड कार्ड की तरह भी काम करेगा अगर आप ट्रैवल करते हो मेट्रो में। सो प्रीपेड वो हम पैसा नहीं भरवा लेते हैं, मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम कार्ड वो ये करेगा। और दोनों वर्जन्स के लिए इसमें ईएमवी चिप लगाई जाएगी, जिससे ट्रांजैक्शन सेफ रहें, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पे करते हो उसके थ्रू। चलिए इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली डिज़ाइन से बना है, 99% रिसाइकल प्लास्टिक इसमें यूज़ किया जाएगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है ना, ये कोट कर देना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड भी आपके एनवायरनमेंट के साथ दे रहा है। चलिए इसके साथ साथ आपके डिजिटल रिचार्जेस इसके बहुत आसान रहेंगे, आप पैसा ऐड कर सकते हो आराम से यूजिंग डीएमआरसी ऐप या फिर एयरटेल मोबाइल ऐप। बेनिफिट्स क्या रहेंगे कम्यूटर्स के लिए, मल्टीपल कार्ड्स नहीं लेने पड़ेंगे आपके अलग अलग, अगर आप सिटीज़ की मेट्रो या बस सिस्टम यूज़ करते हो। कैशलेस कन्वीनियंस, ऑब्वियसली देखो आजकल कैश रखना कौन पसंद करता है, बस कार्ड टैप के रख चलो। देन ये ओपन लूप कार्ड रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे क्लोज लूप क्या होते हैं कि जैसे आपका अगर कोई भी दिल्ली मेट्रो यूज़ करता है तो एक कार्ड बनता है उनका, और वो सिर्फ आप वहीं की मेट्रो में यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए इवन कि ये भी एक कई लाइंस में भी नहीं चलता वो, तो वो क्लोज लूप कार्ड होते हैं। ओपन लूप कार्ड वो होते हैं जो आपके अलग अलग जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो, एक ही जगह पे वो बाध्य नहीं होते हैं। Next is State Bank of India published its latest Eco-RAP research report predicting healthy 7.2% growth for quarter 4 of financial year 26, यानी कि जो आपका जनवरी से मार्च रहा है ना इस साल की शुरुआत में, वो क्वार्टर 4 बैठता है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है कि कंट्री का जीडीपी कितने उससे ग्रो करेगा।
चलिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट देख लेते हैं। तो देखो रिपोर्ट ने क्या कहा है, बड़ी अच्छी लाइन है ये, आपके कंक्लूजन के लिए भी बहुत अच्छी है कि इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलिएंट पावर्ड बाय स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड एंड स्टेडी स्पेंडिंग इन सिटीज़। कि रूरल भी हमारे अच्छे कंजम्पशन चल रहा है और अर्बन भी, वो तो हमें दिख ही रहा है, लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, चाहे आपकी डेली नीड्स हो, चाहे किसी को गाड़ी घर कुछ भी खरीदना हो। सो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट है। ग्लोबल चैलेंजेस देखो है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब एक इकोनॉमी अंदर से स्ट्रांग होती है ना, तो बाहर के चैलेंजेस उतना हार्म नहीं कर पाते। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे आएगा, वो हमें इस साल से देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली Q4 में उसका इतना नहीं आया है। सो रिपोर्ट जो है आपका इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करती है कि आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे ग्रो करेगा। सो रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ESI के कॉन्सेप्ट्स। ये आपका देखो नॉमिनल जीडीपी तो हो गया इस साल के जो मेरे प्राइजेस चल रहे हो, जितना प्रोडक्शन है मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल लिया अपना नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी होता है जब मैं बेस ईयर के प्राइजेस आपके यूज़ करती हूँ, जो आपके 24 के अब रहेंगे। सो उसको, उस दिन के प्राइजेस को जब हम उस साल के प्राइजेस को कैलकुलेट करके करते हैं तो वो रियल जीडीपी होता है। क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ जीडीपी का पार्ट इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा होता है। तो जब हम वो इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, जिसे आपका जीडीपी डिफ्लेटर भी कहा जाता है, तो आपको रियल जीडीपी मिलता है। चलिए क्वार्टरली ग्रोथ इन्होंने कितनी कही है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट की है 7.2% पे। ऑब्वियसली फेब में इन्होंने थोड़ा ज़्यादा एस्टिमेट निकाला था, उससे थोड़ा लोअर करके 7.2% कर दिया है। बाकी अब सरकार लेकर आएगी रिपोर्ट फाइनल, उसमें देखते हैं क्या आता है। फुल ईयर का इन्होंने एक्सपेक्टेशन दी है 7.5% की, अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ। देन नेक्स्ट ईयर की भी दी है इन्होंने, FY27 जो साल आपका अब चल रहा है उसमें वो 6.6% हो जाएगी। हमें पता ही है, देखो इंटरनेशनली हर रिपोर्ट ने कम ही किया है अगले साल का, आपका इसी रेंज में है ना। हर किसी का लिख लेना, एक ना टेबल बना लेना कि हर किसने कितना आपका दिया है प्रेडिक्शन, इस साल का प्रोजेक्शन क्या है, अगले साल का प्रेडिक्शन क्या है। और नॉमिनल जीडीपी आपका फाइनेंशियल ईयर 26 में जो रहेगा वो 12.2% का रहेगा और FY27 में 11% का रहेगा। तो ये नॉमिनल जीडीपी, इसके नंबर बहुत हाई होते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन वाले प्राइजेस होते हैं। इसलिए याद रखना कि जो भी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं ना 6 to 7 वाले, ये हमेशा रियल जीडीपी नंबर्स होते हैं। चलिए बैंक क्रेडिट में भी बूम आया है, वो बहुत बड़ा हाईलाइट था इनकी इस रिपोर्ट का। सो हायर ग्रोथ रेट देखे गए हैं आपके स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, 16.1% का जंप हुआ है जो वो लोन्स देते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका न्यू क्रेडिट एडिशन हुई है जो इकोनॉमी में, वो 29.5 ट्रिलियन रुपीज़ की देखी गई है, मतलब ह्यूज स्टैगरिंग अमाउंट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूसेस न्यू 1% वेलफेयर सेस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये क्या सेस है जो लगाया है मिनिस्ट्री ने, देखो एक ना 1% वो टैक्स की तरह ही है, सेस चार्ज करेंगे टू द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये बस जो बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट है ना उसका 1% लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड, बाकी सब चीज़ें नहीं इसमें इंक्लूड होंगी, बस जो बिल्डिंग की बनाने की कॉस्ट है। देन जो मनी कलेक्ट होगी उसको स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स हैंडल करेंगे और वही इन फंड्स को पहुंचाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक उनके वेलफेयर के लिए। वर्कर्स को क्या बेनिफिट होगा, उनके हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग की जाएगी, मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी उन्हें, उनके बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा और उनको इवन की लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि देखो हादसे काफ़ी हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो उसके लिए भी ये मनी आपकी यूज़ होगी। चैलेंजेस देखो, ऑब्वियसली इंडिया के न्यू लेबर कोड्स आपके पिछले नवंबर के आसपास आए थे, हमने देखा था वो लागू हुए थे और इस आपके महीने जो हैं गाइडलाइंस भी दे दी हैं मिनिस्ट्री ने। लेकिन अभी भी ना बहुत बड़ा हर्डल है उनको एक्चुअल ना ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। करंटली नियरली 49,800 करोड़ रुपीज़ इन एग्जिस्टिंग वेलफेयर फंड्स रिमेन्स अनस्पेंड। कि अभी भी देखो जो आपके वेलफेयर फंड्स बने तो हुए हैं लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो रहा पैसा, बस फंड्स में ऐसे ही पड़ा है। और देखो जो पैसा ऐसे ही पड़ा है किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो रहा, उसका क्या फ़ायदा। तो अभी भी क्या है, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हैं बेनिफिट्स लेने के लिए। एंड रेड टेपिज्म, ये तो देखो हमें पता ही है दिक्कत है ही है कि डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ भी अप्रूव करने में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइज 2026 रूल्स अंडर द 4 लेबर कोड्स विच केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2025। तो फाइनली उसके उन्होंने अब रूल्स भी बता दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं और ऑफिशियली नोटिफाई किए हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट देख लेंगे, वो तो देखो बहुत लंबी आपकी रिपोर्ट है रूल्स की। चलिए 50% वेज रूल जो आपके कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत आता है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल चेंज रहेगा कि सैलरीज कैसे आपकी बनेंगी सारे वर्कर्स की, जो भी इन लेबर कोड्स के अंतर्गत सारे ही आते हैं।
सो वेजेस का डेफिनेशन जो है उसमें आपका बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस सब आएगा, उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है। 50% कैप क्या है कि आपका जो है कोर वेज कंपोनेंट्स, तो आपका बेसिक पे ये सारे कोर वेजेस होते हैं, ये एटलीस्ट 50% होना चाहिए ऑफ टोटल कॉस्ट टू कंपनी। एंड अलाउंस लिमिट, सो इसके अलावा जो कोर कंपोनेंट्स के सिवा और बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल है, स्पेशल अलाउंसेस कोई भी कंपनी देती है, दे कैन नॉट एक्सीड द रिमेनिंग 50%, क्योंकि क्या होता है बेसिक और इन सब पे ना कोर कंपोनेंट्स पे आपकी कैलकुलेशन होती है, जो भी आपके एनपीएस या इन स्कीम्स में पैसा डालना है। अब वो क्या होता है कंपनियां बेसिक कम कर देती हैं जिससे क्या हो कि उनका वो पोर्शन कम निकले, तो इसीलिए सरकार ने उसको 50% की कैपिंग दी है। और अगर कंपनियां एक्सीड करती हैं कि ये जो बाकी अलाउंसेस हैं इसको हम दे दें, सो दे विल बी ऑटोमेटिकली एडेड बैक टू द वेजेस फॉर स्टैट्यूटरी कैलकुलेशंस, और इससे क्या है पीएफ का अमाउंट, ग्रेचुटी कॉन्ट्रीब्यूशंस वो अब बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स एंड लीव, जो आपके OSH कोड के अंतर्गत आएगा। सो आपके बिल्कुल ना वर्क टाइम पे स्ट्रिक्ट कैप्स लगाई गई हैं, 4-day वर्क वीक। सो कंपनीज में नाउ ऑफर अ 4-day वर्क वीक ऑल्सो, जिसमें वो 12 आवर्स पर डे कर सकते हैं, या फिर 5-day वीक जिसमें 9.6 आवर्स पर डे हो सकता है एट देयर डिस्क्रिशन। इसके साथ साथ वीकली आवर्स पर भी कैपिंग की गई है। सो टोटल वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर कैप कर दिए गए हैं, और कोई भी अगर इससे ज़्यादा काम करता है तो आपको जो नॉर्मल उनका वेज रेट है उससे डबल उनको देना पड़ेगा ओवर टाइम। देन इसके साथ साथ वर्कर्स जो हैं दे आर नाउ एंटाइटल्ड टू पेड लीव आफ्टर 180 days ऑफ वर्क इन अ ईयर, रिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ 240 days। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स के लिए क्या किया गया है। सो जो भी एग्रीगेटर्स हैं, जहाँ पर भी आपके फूड डिलीवरी ऐप्स वाले, ब्लिंकिट, जो कोई भी है ना, ये जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्कर्स, उनके लिए जो एग्रीगेटर्स हैं उनको 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर कंट्रीब्यूट करना है, एक नया सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। जैसे पिछले हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए देखा है, वैसे ही अभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए फंड रहेगा। और सारे के जो भी आपके वर्कर्स गिग और प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं उनको रजिस्टर करना है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल इन रियल टाइम। और बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ, डिसेबिलिटी, वो सारे एक्सटेंड किए जाएंगे टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स ऑल्सो। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर क्या आपकी बात हुई है। सो इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट्स को लेके काफ़ी आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर की जाएगी, ग्रीवियंस रिड्रेस होंगे। सो जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 20+ वर्कर्स काम करते हैं उनको एक कमेटी बनानी है विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एज वेल। सो ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको ये कहा गया है, आपको जो भी मॉनेटरी क्लेम्स हैं जो बने हुए हैं ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स के, आपको 3 महीने के अंदर करना है उसका सॉल्यूशन, अगर कॉन्सिलिएशन मतलब आपस में मिल बैठ के वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं वर्कर और एम्प्लॉयर। 48 आवर्स सेटलमेंट, सो अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो छोड़ता है, रिज़ाइन करता है या उसको निकाला जाता है कंपनी से, तो उनका फुल एंड फाइनल भी 48 आवर्स में करके देना है। देन विमेन एंड हेल्थ पर भी फोकस किया गया है। सो विमेन आर परमिटेड टू वर्क नाइट शिफ्ट जिसमें 7 PM to 6 AM रहेगा इन ऑल सेक्टर्स, प्रोवाइडेड कि जो विमेन है वो रिटर्न में कंसेंट दे रही है और जो एम्प्लॉयर है वो उनको सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे। देन फैमिली की जो डेफिनेशन है, सो फीमेल एम्प्लॉयज़ कैन नाउ इंक्लूड पेरेंट्स इन लॉ ऑल्सो एज डिपेंडेंट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसके साथ साथ एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप्स देने हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, और 40 एज से अबव वालों के लिए तो स्पेसिफिकली। चलिए नेक्स्ट है इंडिया होस्ट किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 इन मुंबई। तो देखो इंडिया के पास ना अभी चेयरशिप है आपकी किम्बरली प्रोसेस की, और जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ना, वो नोडल एजेंसी रहती है हमारी किम्बरली प्रोसेस की, तो नाम से ही समझिए जेम और ज्वेलरी से रिलेटेड है ये, यानी कि। चलिए थीम क्या था इस बार का, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और 60 पार्टिसिपेंट्स जो 86 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो डिफरेंट आपके आए थे। इसमें वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, अलग अलग लोग आपके आके पार्टिसिपेट रहते हैं, और आपके सर्टिफिकेशन स्कीम पर इस बार बातचीत की गई थी। चलिए किम्बरली प्रोसेस क्या है, ये एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है एस्टेब्लिश टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, जिन्हें ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। सो बेसिकली आपके कोई भी ऐसा जोन है जहाँ पर डायमंड्स लोगों को गलत तरीके से लेबर को हायर करके डायमंड्स आपके निकाले जाते हैं, माइन किए जाते हैं, उन सबको कन्फ्लिक्ट डायमंड्स या फिर ब्लड डायमंड्स कहा जाता है।
सो इट स्टार्टेड इन May 2000, किम्बरली साउथ अफ्रीका में बेसिकली ये लॉन्च किया गया था. सो वहाँ पर रीबेल मूवमेंट्स हुई थी दैट वर यूजिंग डायमंड सेल्स टू फंड वायलेंट वॉर्स अगेंस्ट लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स. तो तभी वो ब्लड डायमंड जिसको बोला गया कि डायमंड्स के पैसे से आगे लोगों का खून बहाया जा रहा है. सो द केपी इज बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55 एंड 56. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. चलिए, इनकी ना एक सर्टिफिकेशन स्कीम होती है जो 2003 में इन्होंने लॉन्च की थी. इसमें क्या होता है, कोई भी डायमंड्स, रफ डायमंड शिप किए जाते हैं ना, तो उसको आपको एक टेम्पर रेजिस्टेंट कंटेनर में शिप करना है और गवर्नमेंट क्या है, किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए कि ये ब्लड डायमंड्स नहीं हैं. और आज क्या है, आपके किम्बरली प्रोसेस ने 99.8% कन्फ्लिक्ट डायमंड्स मार्केट से हटा दिए हैं. और याद रखना, इंडिया जो है ना, वो सबसे बड़ा पॉलिशिंग हब है वर्ल्ड का. मतलब इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉलिश होते हैं आपके डायमंड्स. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ड्राइविंग इंडियाज ईवी रेवोल्यूशन. सो कर्नाटका को 1243 न्यू ईवी चार्जर्स मिले हैं अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम. एंड बेंगलुरु ने अभी होस्ट की है नेशनल ईवी चार्जिंग कॉन्फ्रेंस. सो आपका इससे क्या होगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ेगा, है ना, एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड देखिए, ये जो आपका बातचीत हुई ये कॉन्फ्रेंस में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कर्नाटका को न्यू चार्जर्स मिले हैं. एंड इसके साथ साथ बेंगलुरु को हब बनाया जाएगा, लीडर बनाया जाएगा इन टेक एंड इनोवेशन. आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने होस्ट किया और उन्हीं को आपकी जो स्कीम है उसके अंतर्गत हब भी बनाया जाएगा. और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, उसके लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है. चलिए, पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं. फुल फॉर्म है इसकी पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट. और ये फेम 2 स्कीम होती थी सरकार का ना, उसी का सक्सेसर है. 2024 में आई थी ये स्कीम. टोटल आउटले 10,900 करोड़ रुपीज़ का है. मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़. और इसमें क्या है, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देती है सरकार फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई बसेस एंड ई ट्रक्स. तो अगर आप में से किसी ने भी खरीदा है कभी भी, तो सब्सिडी मिलती है ना सरकार की, वो इसी स्कीम के अंतर्गत मिलती है. स्कीम के ना डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके, इसके लिए भी है, बसेस के लिए अलग है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबके लिए देती है सरकार. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत फोकस किया जा रहा है. आपकी ई बसेस लाई जा रही है, आपने देखा भी हो सकता है, शायद आपके भी शहर में चलती हो. देन इसके साथ साथ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना. अब ये तो है नहीं मैंने ई बस ला के खड़ी कर दी, लोगों को कह दिया ई व्हीकल खरीद लो, चार्जिंग इंफ्रा दे नहीं रहे हो, तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस वन केस वन डेटा एंड एआई चैटबॉट सुसहायक. तो क्या है, उन्होंने बहुत एक डिजिटल रिफॉर्म उनके लिए रहा है वन केस वन डेटा. सो इसमें आपका पूरा लीगल सिस्टम को वो चेंज करेंगे. सिंगल डिजिटल लिंक बनेगा बिटवीन एवरी लेवल ऑफ जुडिशरी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डाउन टू डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल कोर्ट्स. तो एक केस का पूरा एक ट्रेल एक ही बनेगा. So the goal is to move away from scattered paperwork and separate system by creating a unified digital system. So इसमें क्या होगा, इस सिस्टम में आपके वन केस वन डेटा में ट्रैक कर सकोगे जजेस और ऑफिशियल्स जो भी होंगे, किसी भी लेवल पे वो ट्रैक कर सकते हैं केस की प्रोग्रेस को. देन बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन वन इंटीग्रेटेड डेटाबेस. और इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, सब कुछ बहुत, क्योंकि एक ही जगह जाके क्लिक करना है. चलिए, सुसहायक क्या है, वो एक एआई लीगल असिस्टेंट है. सो आपके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने उसे डेवलप किया है. एआई पावर्ड चैटबॉट है. इसमें क्या है, सिटीजन्स को, लॉयर्स, लिटिगेंट, सबको हेल्प करने के लिए बनाया गया है. असिस्टेंस देगा ये जो आपका चैटबॉट है कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज के लिए. क्योंकि देखो, अभी भी हम लोग हम ही अपनी ही बात करेंगे कि हमें बहुत लीगल आपके ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. चलिए, 100 लाख मोर हेक्टेयर्स टू गेट हाईटेक इरिगेशन. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि 100 लाख हेक्टेयर्स को, फार्मलैंड को अंडर माइक्रो इरिगेशन वो लेकर आएंगे. सो ये उन्होंने 5 साल में करना है, 25-26 से 29-30 तक. और देखो, इसमें ना आपका जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत आपके स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप. उसमें क्या होता है, आपके जैसे कि ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं. उसमें क्या होता है, ढेर सारा पानी नहीं डाला जाएगा फील्ड में, ड्रिप से धीरे धीरे आता रहता है. उससे क्या, पानी भी एफिशिएंटली यूज़ होगा. चलिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आपका 2014-15 बड़ा पुराना है, ये स्टार्ट हुआ. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको मैनेज करती है. और 22-23 से ये आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मर्ज हो चुका है. और इसका गोल क्या है, टू मेक फार्मिंग मोर प्रोडक्टिव वाइल सेविंग रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल.
चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड्स 2 मेजर स्कूल स्कीम, समग्र शिक्षा एंड पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण जिसे हम कहते हैं, सितंबर 30, 2026 तक उन्होंने एनहांस कर दी है। समग्र शिक्षा क्या है, आपका नाम से ही पता चल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड है, स्कूल से है। सो ऑल इन वन इंटीग्रेटेड स्कीम है टू सपोर्ट स्कूल एजुकेशन एट एवरी लेवल। सो इसमें क्या है, बच्चा पूरा जो प्री स्कूल से लेके 12वीं तक पूरा जो स्कूल का टाइम है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ शुरू की क्लासेस पे, पूरा इन्होंने स्कीम आपके स्कीम में डाला है। सो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले ना 3 आपके प्रोग्राम्स होते थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सबको मर्ज करके एक में डाल दिया था। और इसको आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैनेज करती है स्कीम को। इसमें आपके पूरे स्कूल्स के ना देखा जाता है कि आपके इतने किलोमीटर्स पर हर जब बच्चे को अवेलेबल हो स्कूल, ताकि ना किसी की पढ़ाई ना छूटे, पूरा वो 12वीं करके निकले। चलिए पीएम पोषण क्या है, हाँ, ये हम जानते हैं, इसमें मिड डे मील सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। सो इसी का ही पुराना नाम आपका मिड डे मील स्कीम होता था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो अब तक ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता होना चाहिए। आपका गोल क्या है इसमें, 1 फ्रेश हॉट कुक मील एवरी डे टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। और इसमें आपके जो भी बच्चे प्री प्राइमरी और क्लासेस 1st to 8th में पढ़ते हैं, उन सबको कवर किया जाता है। मैनेजिंग अथॉरिटी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। नेक्स्ट है, कर्नाटका लॉन्चेज AI पावर्ड काम्स ऐप। तो 26-27 के एकेडमिक ईयर से लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, आपका कर्नाटका एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा आपका एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पुणे लीड्स द वे, शिवाजी नगर टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट लो एमिशन जोन। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, आपके एग्जाम्पल है अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये प्रोजेक्ट आपके पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ITDP इंडिया मिलकर लगाएंगे, और ये आपका महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 के अंतर्गत उसको भी सपोर्ट करता है। लो एमिशन जोन, अब देखते हैं कि क्या है, कैसे काम करती है। ये वो जोन हो गई जहाँ पे पॉल्यूशन आपका कम रहेगा, क्योंकि हाई पॉल्यूशन व्हीकल्स को आने ही नहीं दिया जाएगा, आने दिया जाएगा तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसमें आपकी 7 to 10% का ना पुणे का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया को चुना गया है। इसमें आपके हाई एमिशन व्हीकल्स जो पुराने हो चुके होते हैं ना, जो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, उनको आपका उस पर फोकस किया जाएगा। उन व्हीकल्स को कहा जाएगा जो भी भारत स्टेज 3 को नहीं स्टैंडर्ड्स को मीट करते ना, और या फिर जो रजिस्टर हुए बिफोर 2011, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा इस जोन में। इसके साथ साथ अगर कोई भी वायलेट करता है तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ करेंगे, कैमरा को, और उसके बाद उन पर अच्छा खासा आपका चार्ज या पेनल्टी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IFAD लॉन्च न्यू 8-year स्ट्रैटेजी विद कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम फ्रॉम 26 to 2033 टू स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी। तो देखिए जो नया आपका प्रोग्राम है, आपकी इसमें 2 प्रायोरिटीज़ रहेंगी। रेजिलियंस बिल्डिंग, मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक, क्लाइमेट रेजिलियंस, सब कुछ रूरल कम्युनिटीज़ का बिल्ड करना है। और नॉलेज लीडरशिप, मतलब पूरे नॉलेज सिस्टम क्रिएट किए जाएंगे टू स्केल सक्सेसफुल इंडियन डेवलपमेंट मॉडल्स लाइक डिजिटल एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव फाइनेंस अक्रॉस ग्लोबल साउथ, इवन कि आपके अफ्रीका और लेटिन अमेरिका कंट्रीज़ में भी जो ये हमारे यहाँ बेनिफिशियल रहे ना सिस्टम, वो लॉन्च किए जाएंगे। इसमें फोकस एरियाज रहेंगे, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FPOs की मदद से ये सब कुछ किया जाएगा। मार्केट ओरिएंटेशन, बेसिक फार्मिंग से मूव आपका आगे करके मार्केट ओरिएंटेड लाइवलीहुड्स आपके बनाए जाएंगे, जो आपके क्लाइमेट, इकोनॉमिक शॉक्स, क्योंकि देखो हमने क्लासेस में भी किया था आपकी SI की कि एग्रीकल्चर ना क्या है, एग्रीकल्चर आपका कहीं ना कहीं वेदर डिपेंडेंट है ना। अब जब वेदर डिपेंडेंट है तो अब वेदर जैसा होगा उसका आएगा ही फ़र्क क्लाइमेट का, तो इसलिए वो चाहते हैं मार्केट लिंक लाइवलीहुड्स लेकर आए। यहाँ पर ही नहीं, इंडिया ही नहीं, IFAD के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ में भी ये लाया जाएगा। देन IFAD और NABARD ने भी बल्कि एग्रीमेंट साइन किया है टू इनोवेट इन रूरल फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर एडेप्टेशन। चलिए IFAD के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम करती है और यूनाइटेड नेशंस की भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1977 में इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि एक 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अंतर्गत कहा गया कि हमें ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। हेडक्वार्टर्ड है ये रोम, इटली में, और ये सिर्फ ऐसी इकलौती मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है फोकस सोली ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमीज एंड फूड सिक्योरिटी। इसकी मेंबरशिप 180 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके 3 लिस्ट में होते हैं। लिस्ट A है जो प्राइमरीली हाई इनकम है, लिस्ट B आपके सारे कंट्रीब्यूटर्स जो पैसा देते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड लिस्ट C जो डेवलपिंग रिसिपिएंट्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स भी हैं।
देन गवर्नेंस कौन है, इसके प्रेसिडेंट से लीड करते हैं और इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे मेंबर्स होंगे 180 मेंबर स्टेट्स के, एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 18 मेंबर्स रहते हैं। चलिए इंडिया के साथ इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो इंडिया में नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो नोडल एजेंसी है IFAT से सारे आपका लिंकिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए। और पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, 1979 से हम इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और इसमें आपके स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़, वुमेन, यूथ, इन सबको फोकस ये करती हैं। नेक्स्ट है I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है, RBIH सब्सिडरी है RBI की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इन दोनों ने MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन AI ड्रिवन डिटेक्शन ऑफ म्यूल अकाउंट्स एंड साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो देखो म्यूल अकाउंट्स ना वो अकाउंट्स होते हैं जिनको ना बीच में बलि का बकरा बनाया जाता है, समझ के, कोई भी फ्रॉड करना है ना इनके खातों के थ्रू ना पैसा लाया जाता है, क्योंकि अगर ट्रेल पकड़ी जाएगी तो इनका खाता पकड़ में आएगा और इनको कहा जाता है कि हम ना तुम्हें ना ऐसे दे देंगे थोड़े 500,000 रुपये, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली वो आपके लेबरर्स होंगे या जो अपनी पूरी उनके लिए दिहाड़ी होती है एक दिन की, तो उनको कहा जाता है आपको हम इतना दे देंगे, आप हमें विड्रॉ करवा के दे दो। उससे क्या होगा, फ्रॉडस्टर्स का ट्रेल ही नहीं आया कहीं, तो वो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। तो इसके लिए MOU आपका साइन हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसके कि आपका AI ड्रिवन डिटेक्शन होगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाएगा पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए। देन म्यूल अकाउंट्स को टारगेट किया जाएगा। सो ये आपके यहाँ पे भी गिवन है डेफिनेशन, बैंक अकाउंट्स यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स टू लॉन्डर और पार्क स्टोलन मनी बिफोर इट इज़ मूव्ड फर्दर। देन डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा। तो I4C का जो साइबर क्राइम डेटाबेस है उसको RBI जो इनोवेशन हब है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एक दूसरे से आपस से वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और रियल टाइम में कोलैबोरेट करेंगे। मैं समझ रही हूँ ना, एकदम से आ रहा है ना कोई ऐसा डेटा, इधर उधर दो एजेंसी को जल्दी से जल्दी आपका स्टेप ले सके वो। चलिए दो ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है नोडल एजेंसी है फॉर ऑल साइबर क्राइम रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया। ये जो आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ना, 1930 पे कॉल करके आप कोई भी रिपोर्ट कर सकते हो। और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को यही हैंडल करते हैं। और इसमें आपका पूरा, क्योंकि फ्रॉड्स का सारा डेटाबेस आ गया ना इसका मतलब इनके पास। दूसरा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये होली ओन सब्सिडरी है RBI की, जो इसको इनोवेशन फाइनेंशियल सेक्टर में लाने के लिए बनाया गया था। ये बहुत ना हैवी आपके टेक हैवी सॉल्यूशंस लेकर आते हैं एंड दे लीड द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ AI टूल्स दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडियन लेंडर्स। नेक्स्ट है रिपोर्ट बाय IPES फूड, द इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स ऑन न्यू जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड। तो बहुत अच्छा है, मतलब देखो हमें लगता था जियो पॉलिटिक्स बताओ इस चीज़ की है, पर फूड पे भी है उसका इम्पैक्ट। तो देखो हमें पता ही है कि US ने इतने टैरिफ्स लगा ही रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। सो कंट्रीज़ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है दैट एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स टू रीच देयर यूजुअल मार्केट्स, क्योंकि महंगा हो गया सब कुछ। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे हंगर हॉटस्पॉट्स हैं जैसे हमारे वर्ल्ड में जहाँ बहुत भूखमरी है। सो फूड इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ वेपन और टूल ऑफ प्रेशर मेकिंग लोकल क्राइसिस इवन वर्स। बहुत बुरी बात है ये, मतलब बहुत ही पॉइंट को ना मैं बोलूँगी वेरी सैड पॉइंट। सो वीकेंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्रुप्स हैं, उनके पास भी देखो पैसा नहीं है, उनको फंड्स नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह से वो इस क्राइसिस के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत एक सैड रियलिटी में इस टाइम हम जी रहे हैं। सो सरकारें कैसे मैनेज कर रही हैं, चलिए फिर भी फूड मार्केट। सो देखिए जैसे पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग सिस्टम है और ये हमारी सरकार के पास भी है और देखो काफ़ी आपकी और सरकारें भी यूज़ करती हैं। सो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बाय करती है और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करती है अपने पास कि अगर कोई भी फेमाइन आए, शॉर्टेज आए तो हम उस टाइम रिलीज़ करें। इंडिया में जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हम सब आपका इंडियन एग्रीकल्चर की क्लास में कर चुके हैं, वही पॉइंट है। सो इससे क्या है, लेकिन देखो इसके साथ अब कंसर्न भी है, पैसा तो लगेगा ना, वेयर हाउसेस भी बनाने हैं। वेयर हाउसेस में कितनी बार सुनते नहीं हम, इतना आपका क्विंटल ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से आपका दिक्कत है। नेक्स्ट सप्लाई मैनेजमेंट। सो इसमें क्या है, आपके कोटा सेट किए जाते हैं ऑन हाउ मच अ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड और टू कंट्रोल ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप। अब इसमें आपका कनाडा बेसिकली सिस्टम को यूज़ करता है फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री और नॉर्वे इसे फार्मर ओन कॉपरेटिव्स में यूज़ करता है। अब इसमें क्या है, इन सिस्टम्स की वजह से मार्केट प्राइजेस कहीं ना कहीं डिस्टोर्ट हो जाते हैं। देखो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता।
चलिए पाथ फॉरवर्ड भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बनाया है। सो रेजिलियंस, सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आजकल तो जो चल रहा है ना, हर चीज़ में सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो टैक्सेस रिड्यूस करने एसेंशियल आइटम्स में ज़रूरी हैं सरकारों के लिए, और अपने एक्सपोर्ट को भी मैनेज करना ज़रूरी है कि ये ना हो कि सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ही हो रही हैं, आपके देश के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। फूड सॉवरेनिटी, सो ये चाहिए कि थोड़े थोड़े जैसे होते हैं ना जाइंट कॉरपोरेशंस, ये आपकी पूरी मार्केट को हैंडल ना करें। उससे क्या हो जाता है, प्राइजेस उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। देन पीपल पावर, सो एनकरेजिंग सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स टू प्रेशर लीडर्स इनटू बिल्डिंग फूड सिस्टम्स दैट एक्चुअली हेल्प द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। नेक्स्ट है ICGS अचल कमीशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो ये न्यूज़ ना हमने पिछली क्लास में भी की थी, सो इसको अपडेट कर लेना। वहाँ पे हमने शिप का नंबर थोड़ा आपका दूसरा पढ़ लिया था, तो इसको अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। सो ये 5th शिप है आपके अदम्या क्लास में। सो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, उनको 8 लेने बना कर देगी गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, उसमें से ये 5th वेसल उन्हें मिल गया है। देन इसके फीचर्स क्या हैं, सो ये मेड इन इंडिया है, 473 करोड़ रुपीज़ के साथ बनाया गया है, मोर देन 50% इसका इंडिजिनियस पार्ट है। अचल का मतलब होता है फर्म, बहुत अपने पक्के रहने वाला। सो ये इंडियन मेड प्रोपेलर्स को यूज़ करता है एंड गियर बॉक्सेस दैट अलाउ इट टू ऑपरेट स्मूथली इवन इन रफ सी कंडीशंस। और ये आपका कोस्टल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाएगा, स्टेशन किया जाएगा वादीनार गुजरात में, और इसको लीड करेंगे कमांडेंट नवीर कुमार जी। नेक्स्ट है इंडियन आर्चरी टीम वन 2 मेडल्स एट द ह्यूंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 हेल्ड इन शंघाई चाइना। तो हमें एक गोल्ड मिला है, एक सिल्वर मिला है। देखो ओवरऑल तो टर्की ने टॉप किया है 6 मेडल्स के साथ, और सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे साउथ कोरिया, पर इंडिया की परफॉर्मेंस भी बहुत सराहनीय है। सो गोल्ड मेडल विमेन रिकर्व टीम में हमें मिला है। सो ये इसमें आपके दीपिका कुमारी जी, अंकिता भकत जी और कुमकुम मोहत जी ने पार्ट लिया था, और देखो इन्होंने चाइना को हराया आपके फिनाले में। देन ये फर्स्ट टाइम है 2021 के बाद कि इंडिया की विमेन रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता एट वर्ल्ड कप। चलिए ब्रॉन्ज मेडल मेन इंडिविजुअल कंपाउंड में मिला है, जो साहिल जादव जी को मिला है, उन्होंने डेनमार्क को हराया था। देन ये उनका फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल है एट आर्चरी वर्ल्ड कप। चलिए आर्चरी वर्ल्ड कप जो है आपका, एक तो पता होना चाहिए कहाँ हेल्ड हुआ, शंघाई चाइना में, एंड इसे वर्ल्ड आर्चरी हर साल ऑर्गेनाइज करती है। और ये आपका क्या है ना, कुछ आपके स्टेजेस में होता है, तो 5 स्टेजेस में होना है, अप्रैल से सितंबर के बीच में होगा। ये जो था ये आपका स्टेज 2 है। नेक्स्ट है सी जोसेफ विजय, द फाउंडर ऑफ तमिलागा वेत्री काजेगम, ऑफिशियली बिकेम 13 चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो वो पेरम्बूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। देन नेक्स्ट है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, ऑफिशियली स्टार्टेड हिज सेकंड कंसेक्टिव टर्म एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और एक बात ना याद रखना, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर स्टेट के होते हैं, उनको ओथ गवर्नर देते हैं उस स्टेट के, ये याद रखना। चलिए अशोक कुमार पांडा जी अपॉइंटेड एज सेल्स न्यू चेयरमैन एंड MD, उन्होंने कृष्णा कुमार सिंह जी को सक्सीड किया है। और जो पांडा जी हैं वो बहुत टाइम से, मतलब 30 साल से आपके सेल में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ री ओपनिंग, May 11 को उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो क्या हुआ था बेसिकली, आपके आज May 11 से 75 ईयर्स पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ऑफ द मॉडर्न सोमनाथ टेम्पल, और बल्कि इस साल 1000 साल भी पूरे हो चुके हैं ऑफ द टेम्पल फर्स्ट मेजर अटैक बाय महमूद गजनीन 1026 AD। सुना होगा अपनी हिस्ट्री में, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो पढ़ाया जाता है। चलिए टेम्पल के बारे में थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग हैं। सो आपके टोटल 12 हैं आदि ज्योतिर्लिंग्स, उनमें से ये फर्स्ट हैं जो लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड है। देन ये प्रभास पतन जो आपके कोस्ट पे है गुजरात के, वहाँ लोकेटेड है। देखिए नाम क्या होता है, सोम का मतलब है मून और नाथ का मतलब है लॉर्ड, तो मून गॉड। देन आर्किटेक्चर इसका चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है, एंड इसमें सैंडस्टोन बेसिकली यूज़ हुआ है, और आपका नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों कल्चर्स को मिलाया गया है, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वेसारा स्टाइल बोला जाता है। और इसमें एक बांध स्तंभ भी है, अ पिलर दैट पॉइंट्स डायरेक्टली टूवर्ड्स दी साउथ पोल। बहुत मतलब मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। चलिए इसकी मॉडर्न रिस्टोरेशन हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो मॉडर्न जो आपका रिस्टोरेशन हुआ था ना, जो 75 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में शुरू किया था। सो 1951 में वो कंप्लीट हो गया था, और इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा उस टाइम की थी। चलिए इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
सो उनका जन्म नादियाद गुजरात में हुआ था 1875 में, और उनका बहुत देखिए उनका रोल है बहुत बड़ा इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। आयरन मैन उन्हें कहा जाता है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर था। सो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, उन्होंने देखो ब्रिटिश टैक्सेस के अगेंस्ट खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में, बारडोली सत्याग्रह किया 1928 में, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपकी 1942 में हुई थी उसमें भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और 1931 में वो प्रेसिडेंट थे जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका कांग्रेस का, जिसमें आपका गांधी अर्विन पैक्ट भी अप्रूव हुआ था। चलिए इसके साथ साथ जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो यूनाइटेड इंडिया के लिए वो देखो हमारे ना फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर, उनको ग्रेट यूनिफायर कहा जाता है। उन्होंने ही 560 प्रिंसली स्टेट्स, नहीं तो समझो इंडिया ऐसे ऐसे विभाजित सा होता, उनको इंटीग्रेट करके एक नेशन बनाया था। इसी के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उनके लिए बनाया गया है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जो गुजरात में लोकेटेड है। इसके साथ साथ उन्हें पेट्रोन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम को। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये देखिए ये आपका 2 दिन साल में बनाया जाता है, एक तो आपका सेकेंड सैटरडे ऑफ मई जो अभी बनाया गया May 9 को, देन सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर भी, क्योंकि एक टाइम आपका स्प्रिंग माइग्रेशन के लिए, एक टाइम आपका ऑटम माइग्रेशन के लिए। इसका क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कि क्या उनका इंपॉर्टेंस रहता है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके हम हैबिटेट को ख़त्म होने से बचा सके, इसका ये पर्पज़ है। इसे 2006 में ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें एफर्ट लगा, CMS कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एंड एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिका, सब ने मिलकर काम किया। थीम है 2026 के लिए एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, तो ये आपका May 11 से May 17 बनाया जाएगा। थीम है एक्शन, और स्पेसिफिकली एवरी एक्शन काउंट्स फॉर योर सेल्फ, फॉर समवन एल्स एंड और ऑल ऑफ अस। बहुत ज़रूरी है, देखो एस्पिरेंट आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए और बात कीजिए, आपके लिए हेल्प बिल्कुल मौजूद है, अपने घर में बात कीजिए, कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। देन पर्पज़ क्या है, सो इट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होल ऑफ UK टू फोकस ऑन अचीविंग गुड मेंटल हेल्थ, reducing stigma and encouraging people to take practical steps for their well-being। तो पहले UK में लॉन्च हुआ था, फिर आपका यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में भी आ गया। देन एस्टैब्लिश बाय मेंटल हेल्थ फाउंडेशन इन 2001। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सेज डे, ये हर साल May 12 को मनाया जाता है। थीम है 2026 के लिए आर नर्सेज आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव्स लाइव्स। सो सिग्निफिकेंस क्या है इस डेट का, सो दिस डे मार्क्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, जो आपकी मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी हैं, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इस दिन को स्थापित किया था। और वो देखो वो इसको 1965 से मना रहे थे, बट ऑफिशियली इसको May 12 इन 1974 को लगाया गया था, बनाया गया था आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे। चलिए लास्ट न्यूज़ पे हम आ गए हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ये भी हर साल May 12 को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे एस्टैब्लिश किया था। सो बेसिकली आपका ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 में मनाया गया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने May 12 को 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ स्थापित कर दिया। एंड थीम क्या है 2026 के लिए, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन।